नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांशी विहान चैनल पर और मैं हूं मृणालिनी। पिछले वीडियो में से हमने नागर स्टाइल, द्राविड़ स्टाइल और वेस्टर्न स्टाइल को डिस्कस कर लिया। और नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में रहते हुए हम नागर स्टाइल में बने हाल ही के मंदिर अयोध्या राम मंदिर का जिक्र न करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर एक बार अयोध्या के राम मंदिर की मुख्य विशेषताएं पॉइंट्स में फटाफट से कवर कर लेते हैं। अयोध्या का राम मंदिर भारत का लार्जेस्ट टेम्पल है स्ट्रक्चर के बेस पे, जो 57,400 स्क्वायर फीट के लैंड एरिया पर बना है। मंदिर को मजबूत करने के लिए 360 पिलर्स लगाए गए हैं। राम मंदिर की नींव में 2500 से ज्यादा धार्मिक स्थलों की मिट्टी को यूज किया गया है और मंदिर पूरा स्टोन से बनाया गया है। इसमें बिल्कुल भी स्टील और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हर एक ईंट पर भगवान राम के इंस्क्रिप्शंस भी बनाए गए हैं। मंदिर से लगभग 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल को रखा गया है, जो कॉपर प्लेट से इंस्क्रिबल्ड है। इसमें राम मंदिर और भगवान राम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिर की जमीन का स्वामित्व रखता है। इस ट्रस्ट के द्वारा ही राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय जी हैं और इस ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं। बाबरी विध्वंस के समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी, राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे। और मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा जी हैं। मंदिर का निर्माण लॉर्सन एंड ट्रूब्रो कंपनी LNT के द्वारा करवाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि, या दूसरे शब्दों में कहें अयोध्या का राम मंदिर, सरयू नदी के तट पर स्थित है और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया था नवंबर 2018 में। तो अब सबसे आखिर में बात कर लेते हैं कि अयोध्या का राम मंदिर किसके पैसों से बन रहा है। तो अयोध्या के राम मंदिर को बनाने के लिए सरकार की तरफ से कोई राशि नहीं दी गई है। यह मंदिर पूरी तरीके से डोनेशन से मिले हुए पैसों के द्वारा बनाया जा रहा है और इस पैसे का पूरा हिसाब किताब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा रखा जा रहा है। डोनेशन में मिली इसी राशि को बैंकों में जमा करने के बाद इंटरेस्ट के रूप में जो पैसे मिले हैं उसी लागत में अयोध्या का राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। अब कुछ लोग वकालत करते हैं कि मंदिर के बजाय हॉस्पिटल बना देने चाहिए थे। तो एक लाइन में मैं कहना चाहूँगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। हॉस्पिटल्स का बनना बहुत अच्छी बात है, पर क्या हम में से कोई भी खुशी खुशी हॉस्पिटल जाना चाहता है? हमेशा हॉस्पिटल हमारे लिए एक अंतिम विकल्प के रूप में होता है। और क्या हो कि अगर हमें हॉस्पिटल जाना ही ना हो, हम फिज़िकली और मेंटली इतने फिट हों, तो शायद आध्यात्मिक माहौल हमें वो फिटनेस देने में बेहतर रोल प्ले कर सकता है। तो अभी हमने राम मंदिर के आध्यात्मिक पहलू को देखा, अब थोड़ा भौतिकता के संदर्भ में भी देख लेते हैं। तो राम मंदिर के बनने के बाद वहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ जिस तरीके से बढ़ रही है, उसको देखते हुए बड़े से बड़े होटल्स भी वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ छोटे से छोटे होम स्टेज भी बनने शुरू हो गए हैं। और अगर बात करें दुकानों की, तो छोटे से छोटे दुकान से लेके बड़े से बड़ा मार्केट भी वहाँ बन रहा है। इन चीज़ों के चलते वहाँ के लोगों को रोज़गार के तमाम अवसर मिलने शुरू हो गए हैं और जब युवाओं के पास, लोगों के पास रोज़गार होगा तो अर्थव्यवस्था तो स्वतः ही अच्छी होती चली जाएगी। तो अभी तक हमने बात की चिकित्सा की, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी शिक्षा के क्षेत्र में भी। तो अयोध्या में एक आगामी समय में रामायण यूनिवर्सिटी बनाने का प्रपोजल है, जिसके लिए योगी गवर्नमेंट के द्वारा 21 एकर्स लैंड डिसाइड कर ली गई है। और जो लोग कहते हैं ना कि मंदिर क्यों बनाया, ये क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया, मुझे लगता है कि ये मंदिर ही हमारे सर्वांगीण विकास की राह का केंद्र है। तो ये तो है अयोध्या के राम मंदिर की खास विशेषताएं। और हम जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई इस मंदिर में। तो आइए रामलला की मूर्ति से भी जुड़ी हुई कुछ खास बातें जान लेते हैं फटाफट से। अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में श्री राम को रामलला के रूप में स्थापित करने के लिए 3 मूर्तिकारों द्वारा मूर्तियां बनाई गई, जिसमें से फाइनली चयन किया गया कर्नाटका के अरुण योगीराज जी द्वारा बनाई गई मूर्ति का। बीच में हमें वो मूर्ति दिखाई दे रही है
और आज हम इसी मूर्ति के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें श्री राम को राम लल्ला के रूप में एक 5 वर्ष के बालक के रूप में बनाया गया है और उस उम्र के एक बालक की औसत ऊंचाई 51 इंच होती है। तो इस मूर्ति की ऊंचाई भी 51 इंच ही रखी गई है। और जैसा हम देख पा रहे हैं कि मूर्ति को कृष्ण शिला काले पत्थर से बनाया गया है। यह पत्थर लगभग 3 अरब साल पुराना है और इस पत्थर की खासियत यह है कि ये अम्लरोधी, जलरोधक, अग्निरोधक तथा धूलरोधी है। मतलब ये पत्थर टिकाऊ है, बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। और श्री राम का जो कलर वर्ण मानते हैं वह भी श्याम वर्ण है, तो उस हिसाब से भी काला पत्थर लिया गया है। और श्री राम को अजान बाहु कहते हैं क्योंकि उनके हाथों की लंबाई घुटनों तक आती थी। ठीक इसी प्रकार अगर राम लल्ला के फोल्डेड हैंड्स को देखें तो उनकी लंबाई घुटनों तक ही है। और राम लल्ला ने अपने हाथों में सोने का धनुष और बाण लिया हुआ है। और रामलला के ये जो ज्वेलरीज बनाई गई हैं इन्हें लखनऊ के एक ज्वेलर द्वारा डिजाइन किया गया है और इन ज्वेलरीज में मेनली सोना, पन्ना और रूबी का इस्तेमाल किया गया है। अब रामलला की मूर्ति के बारे में बात करने के साथ ही साथ मैं आपको न्यूज़ अपडेट भी एक दे देती हूँ, जो मैंने अभी 7 तारीख को न्यूज़ में देखा कि पुल निर्माण के दौरान तेलंगाना कर्नाटक सीमा के पास कृष्णा नदी के तल से सदियों पुरानी विष्णु की मूर्ति और शिवलिंग की खोज की गई। विष्णु की मूर्ति और शिवलिंग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कब्जे में है। विष्णु की मूर्ति अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति की विशेषता से मिलती जुलती है। ये मूर्तियां सदियों पुरानी हैं और सामने आप इन मूर्तियों को देख पा रहे हैं। और अब जब बात चल रही है अयोध्या के राम मंदिर की, तो हम सभी जानते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर को बनाने के लिए लगभग 500 वर्षों से लड़ाई लड़ी जा रही थी। लेकिन यह मुद्दा जनता से तब जुड़ता है जब 1990 में आडवाणी जी के द्वारा रथ यात्रा निकाली जाती है सोमनाथ से अयोध्या तक। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 15 साल की उम्र में 1942 में आरएसएस के एक स्वयं सेवक के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को अब जब भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है तो ऐसा आभास होता है कि इसके लिए इससे बेहतर कोई समय नहीं हो सकता था। और भारत रत्न की बात करें तो यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। लाल कृष्ण आडवाणी इसे पाने वाले 50वें व्यक्ति हैं। तो एक तरफ मैंने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात बताई, जिन्हें भारत रत्न के सम्मान से नवाजने का ऐलान किया गया है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं राम नामी समुदाय की। लोग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। ये एक ऐसी संस्कृति है जिसमें राम नाम को कण कण में बसाने की परंपरा है। इस परंपरा के तहत इस संप्रदाय से जुड़े लोग अपने शरीर पर राम नाम का गुदना स्थायी टैटू बनवाते हैं। सामने हम देख पा रहे हैं राम नाम लिखे कपड़े पहनते हैं। इनके कपड़े को अगर आप जूम करके देखेंगे तो इस पे राम नाम लिखा हुआ है। घर के दीवारों पर राम राम लिखवाते हैं। आपस में एक दूसरे का अभिवादन राम राम कह के करते हैं और यहाँ तक कि एक दूसरे को राम राम के नाम से ही पुकारते भी हैं। और ये बात है कि संप्रदाय की आस्था न तो अयोध्या के राम में है और न ही मंदिरों में रखी जाने वाली राम की मूर्तियों में। इनका राम हर मनुष्य में, पेड़ पौधों में, जीव जंतु में और समस्त प्रकृति में समाया हुआ है। एक लाइन में कहें तो छत्तीसगढ़ के रामनामी संप्रदाय के लिए राम का नाम उनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अद्भुत संस्कृति है हमारी। एक तरफ अयोध्या मंदिर के लिए लड़ाई लड़ने वाले भक्त हैं, अपनी जान की बाजी लगा देने वाले भक्त हैं, और दूसरी तरफ न मंदिर की जरूरत न मूर्ति की जरूरत, अपने रोम रोम में राम को बसाने वाले भक्त हैं। तो भक्ति का ये जो स्केल है, इसमें आप राम के साथ खुद को किस रूप में जोड़ते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहीं पे भी मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं तो ये ज़रूर देखने की कोशिश करिएगा कि वो किस स्टाइल का मंदिर है, नागर स्टाइल, द्राविड़ स्टाइल या वेस्टर्न स्टाइल। और उम्मीद है कि आज का वीडियो यूज़फुल रहा होगा। मैंने आज अयोध्या की चल रही सीरीज़ को कंप्लीट कर दिया है और इन वीडियोस को देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि राम, रामायण और राम मंदिर के बारे में आज के बाद आपसे कोई भी कभी भी कुछ भी चर्चा करे तो आप लॉजिकली उनके सवालों के जवाब दे पाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।